नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देहरादून में सीएम धामी ने शासकीय आवास परिसर में किया यज्ञ और गायत्री पूजन। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति भी मौजूद रहे। राज्य उन्नति के लिए की प्रार्थना। मुख्यमंत्री धामी ने सूचना प्रौद्योगिकी और गुड गवर्नेंस की ली बैठक। सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। विभागीय वेबसाइट अपडेट करने की कही बात। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर घमासान जारी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को किया वार वार। मंगलौर उपचुनाव को लेकर प्रचार में जुटी बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बडाना ने कई गांवों का किया दौरा कर लोगों पर साधा संपर्क। जनता से की वोट की अपील। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट। राजधानी देहरादून में हुई झमाझम बारिश। 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते स्कूल हुए बंद। पहली से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित। आंगनबाड़ी केंद्र में भी रहेंगे बंद। देहरादून में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष की अधिकारियों संग बैठक। मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी। बद्रीनाथ में अलकनंदा का रौद्र रूप। खतरे का निशान पार तुप्त कुंड तक पहुंचा पानी। पुलिस ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। कालाढूंगी में बारिश के कारण मधिश नाला उफान पर। उफान में फंसा आम से भरा ट्रैक्टर। फरी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चे ने तहसील पर किया धरना प्रदर्शन। राज्यपाल को की बर्खास्त करने की मांग। प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। चलिए खबरों में रुक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां सूचना प्रौद्योगिकी और गुड गवर्नेंस की बैठक ली उन्होंने। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग ये सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय वेबसाइट अपडेट हो। तो वहीं देहरादून के शासकीय आवास परिसर में सीएम धामी ने हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मयी पांड्या जी के साथ यज्ञ और गायत्री पूजन किया। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना भी की। तो उधर देहरादून बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। वित्त मंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस प्रकार से व्यवहार किया उससे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को तार तार किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। आज 110 करोड़ हिंदू जो आहत हुए हैं, मैंने उस पर एक एक विषय आपके सामने रखा है और मैंने आपको उदाहरण दिया कि तमिलनाडु में हिजबुल ताहिर के बारे में माननीय राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। परसों एक महिला को और एक युवक को एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा पीटा जा रहा है सरेआम, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो कम से कम ऐसी चीज़ों को राहुल गांधी जी को पूरे देश के लोगों को अपने साथ लेकर उनकी बात रखनी चाहिए। जहाँ तक बात हमारे माननीय राहुल गांधी की है, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिस प्रकार से उनको जिम्मेवारी दी गई, हम सभी एक आशा और विश्वास के साथ अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस संवैधानिक पद की गरिमा बना के रखते हुए देश के तमाम चीज़ों को उसमें वहाँ रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा और एक शब्द बोला उन्होंने, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सब हिंसक हैं, झूठ बोलते हैं, यानी इस प्रकार की भाषा हिंदू समाज न तो स्वीकार करेगी। तो वहीं उत्तराखंड के कालाढूंगी में बारिश के कारण मेथी शाह नाला उफान पर है। वहीं इस तेज उफान में आम से भरा ट्रैक्टर फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।
तरीके से रोड रूप ले चुका है। और ये ट्रैक्टर हमारा बहुत बुरी, ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों ही है। ये देखिए ये है मेथीसाला ना काला डूंगी। तो वहीं राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने मानसून सीजन के दौरान विभाग की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी जिले को मानसून सीजन के संभावित आपदाओं को लेकर सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि आपदा से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है, इसलिए सभी जनपद आम जनजीवन को जागरूक करें। आपदा प्रबंधन की यहाँ पर डीएमसीसी हॉल के अंदर सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी बंधु, डीडीएमओ और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार आपदा से जुड़े हुए सभी राज्य स्तरीय विभाग और जिला स्तर के विभाग, जो स्वास्थ्य है, सिंचाई है, सभी उनके मुख्यालयों से उनके अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। सांसद स्तर पर इसमें बैठक में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, जो अपना बिजली पानी मोटर होती है, मोटर खराब होने से भी लोगों को पानी व्यवस्था मिलने में दिक्कत हो जाती है। जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, उन पे आपदा आने से, पानी बढ़ जाने से ट्रैफिक रुकता है, तो पैदल मार्ग भी सुव्यवस्थित हो जाए आसपास। इस प्रकार से पूरा कार्य करने के लिए आज ये बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं मंगलौर उपचुनाव को लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार लोगों से संपर्क साध रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बडाना ने हरचंदपुर, निजामपुर, नसीरपुर सहित कई गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने इस दौरान जनता से अपने समर्थन में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी के निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह, चैंपियन जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। मैंने हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लगा हुआ है। बडाना जी बाहर के नहीं, हमारे दिल के हैं। और इस बार आप देख रहे होंगे हवा पूरी तरह से बदली हुई है। हमारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी जीत चुके हैं। हम साहब लंबे अरसे से जनसेवक, 22 साल से खुद विधायक बने हुए, 40 साल पहले पिताजी विधायक बने थे, तो पूरा क्षेत्र उसी विधानसभा इलेक्शन में आया करता था जहाँ से पिताजी विधायक थे। पुराने ताल्लुक है, हमारे तस्वुरों को इनसे पहले हैं। तो यहाँ का जाट समाज, यहाँ का मुस्लिम समाज, यहाँ का गुर्जर समाज, यहाँ का एससी समाज, यहाँ का कोई भी सैनिक समाज, जो भी समाज है, सबसे हमारे गहरे ताल्लुक है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया। बात आ रही है बाहर के हैं, अंदर के हैं। मैंने कहा बाहर के कहेंगे, लंदन के, अमेरिका के हैं, और कहीं अफगानिस्तान के पठान नहीं है, गुज्जर है, ओबीसी के सदस्य हैं, मुसलमानों में भी ओबीसी, हिंदू में भी, सरदारों में भी, ईसाइयों में भी। तो ऐसे अगर यूनिवर्सल फैक्ट को टिकट दे दिया जाए तो दिक्कत क्या है? सबका सेवक है, वो मंत्री रह चुके हैं, पहले विधायक भी रहे हैं, और उनको तजुर्बा, इनके भाई अवतार बढ़ाना, 4 बार सांसद रह चुके हैं, पारिवारिक परिपाटी है इनकी। तो साथ ही मंगलौर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां अपने बड़े नेताओं को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन भी गांव-गांव जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में मंगलौर के लिबरहेड़ी गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए काजी निजामुद्दीन ने कहा कि मंगलौर उपचुनाव एक नई इबारत लिखने का जरिया है, जिसे जनता तय करेगी। लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएं और यहाँ विपक्ष को मजबूत करें, कांग्रेस को जिताएं। उनका एक ही नारा है और एक ही बात उनकी है, किसी सूरत काजी हराओ की बात वो करते घूम रहे हैं। आप उनकी बात को सुनिए और समझिए। सिर्फ एक ही भाषण है उन लोगों का, सिवाय आगे गलियों के मेरे खिलाफ और कोई दूसरा काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच नहीं है और जनता इन नेगेटिव सोच वालों को बुरी मात देगी। ऐसी होगा ना, वो विपक्ष की तरफ जाएगा, काजी निजामुद्दीन की तरफ, कि विपक्ष मजबूत हो, संविधान की कोई रक्षा करें। इस टाइम जो संविधान की रक्षा कर सकते हैं वो
कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में शायद जो एससी समाज है वो इतना पागल नहीं रहा जो किसी के भगाए में आ जाएगा या दारू में आ जाएगा या पैसे में आ जाएगा। अब सब आदमी समझदार हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं। वो टाइम दूसरा था, ये दूसरा है। तो वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग के अंतर्गत निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट ने 3 से 4 मामलों में बिष्ट को दोषी करार दिया है। इसके बावजूद भी उन्हें अपार निदेशक से निदेशक बनाम गया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। विषय था वो शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर था, और वो शिक्षा विभाग जिनके भ्रष्टाचार हमने समय समय पर उजागर किए हैं, और वो समय समय पर शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा के सबसे बड़े पद पर बैठे एक डायरेक्टर महावीर बिष्ट, जिनके खिलाफ कम से कम 3 से 4 जांचें पूरी हो चुकी है, उन जांचों में दोषी पाए जा चुके हैं। और दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अपर निदेशक से निदेशक बनाया जाता है। तो मुझे समझ आ रहा है कि सरकार अधिकारी नहीं, वसूली एजेंट यहाँ विभागों पर बिठा रहे हैं। तो वसूली एजेंट हैं जिस प्रकार के उनके जो जांचें आई है और जांचों में दोषी पाए गए हैं। बावजूद उसके शिक्षा विभाग का एक अन्य मामला। तो वहीं प्रदेश में राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग जोरों पर है। दरअसल ये मांग जनसंघर्ष मोर्चा की ओर से की जा रही है। बता दें कि जनसंघर्ष मोर्चा में राजभवन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री को प्रेषित एक ज्ञापन के जरिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि राज्यपाल की ओर से किसी भी मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। ऐसे में उनके पद में बने रहने के क्या मतलब है। हर मोर्चे पर विफल हुई और उस विफलता को लेकर के आज जनसंघर्ष मोर्चा ने महामहिम राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। हमारा कहना है कि राज्यपाल की यहाँ जरूरत क्या है, जब हर मुद्दे पर उनकी संवेदनशीलता कहीं भी दिख नहीं रही है। प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखते हैं बिजली के दामों में लगातार बेहतासाब वृद्धि हो रही है। तमाम यूनिट स्लैब बनाए गए, फिक्स चार्जेस के नाम पे जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, लेकिन राजभवन का कुछ नहीं। हमारा कहना है कि राजभवन का काम है कि जो लाइन लॉस है 1000 से लेकर के 1500 करोड़ का प्रतिवर्ष, उस पर कुछ लगाने की दिशा में क्यों नहीं काम करता है। राजभवन में आप देखते हैं लगातार समाचार पत्रों में हम लगातार आंदोलित हैं कि भाई इसको कम कीजिए, लेकिन कोई भी कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। उसी तरह से सहकारी बैंक भर्ती घोटाला, जिसमें 423 पदों पर भर्ती हुई थी, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा जनता के सामने आ चुका है। लेकिन जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए 2-4 आदमियों को सस्पेंड कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया। हमारा कहना है कि क्यों नहीं वो पूरी की पूरी भर्ती जो है प्रक्रिया उसको रद्द किया जाता। बात करें राजधानी देहरादून की, तो कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता ने जिलाधिकारी से समीक्षा कर अपनी समस्याओं को रखकर जल्द से जल्द निवारण करने की अपील की। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, तो उसे लेकर भी कुछ शिकायतें देखने को मिली हैं। तो वहीं देवभूमि में कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। कांवड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि डाक कांवड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह में शिव भक्त होते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों इस वर्ष पार्किंग की सुविधा में थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग मतलब इनोवेशंस के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2024 की कांवड़ व्यवस्था और बेहतर। तो वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जून से अक्टूबर के बीच डेंगू और चिकनगुनिया का संक्रमण देखा जाता है। बीते साल प्रदेश में डेंगू का अत्यधिक प्रकोप रहा था। वहीं डेंगू के कारण 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने सभी विभागों को अभी से अलर्ट रहने और मच्छरों को ना पनपने देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है।
स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए पहले से ही एसओपी जारी करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिए जाएं और साथ ही नगर निगम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी लगातार मीटिंग चल रही है। देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही एसओपीज जारी कर दिए हैं। धरातल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम के साथ हमने मिलके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पहले ही बना दिए हैं और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है और सभी के साथ मिलके सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाकी वाटर बॉर्न इलनेसेस जो कॉमन रहती हैं बारिश के सीजन में, उसके लिए भी हम लोगों ने एसओपी जारी कर दिया है। तो वहीं देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। वहीं हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली में नए कानूनों के तहत प्रदेश का पहला मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसके साथ ही हरिद्वार वादी को डिजिटल साइन एफआईआर की कॉपी वाले पर राज्य का पहला जिला भी बनाया गया है। थाना ज्वालापुर में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला अभियोग पंजीकृत किया गया था। कल रात एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि करीब 1:45 के आसपास एक व्यक्ति विपुल नामक एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना हुई थी। तत्काल उसके द्वारा पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्रसारित की गई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके में पहुंच के जो भी अज्ञात अभियुक्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु भारतीय न्याय संहिता के तहत एक मुकदमा कायम किया गया। इसमें जो डिजिटली साइन जो कॉपी है वो भी वादी को तुरंत मुहैया कराई गई और जो हमारे फॉरेंसिक की जो जटिलताएं हैं उसको भी बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण किया गया है और नेफिस के तहत जो भी आगे की कार्रवाई है वो इसमें संपन्न कराई जाएंगी। इस संबंध में मैं हरिद्वार पुलिस ने तत्काल करीब 10 घंटे के अंदर अभियुक्त का अनावरण भी किया है। दोनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है और 100% रिकवरी इसमें की गई है। भारतीय न्याय संहिता में इस तरीके का ये पहला अभियोग और आज ही इसका वर्कआउट भी हुआ है। इसके लिए समस्त थाना जो टीम है और उनको मैं बधाई भी देता हूँ। बात करें फूलों की घाटी की तो पिछले साल की तुलना में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। पिछले महीने में घाटी में 3,500 से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले साल एक महीने में 2,000 पर्यटक ही यहां पहुंचे थे। इससे वन विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि घाटी में 300 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। राजधानी देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में लंबे समय से ब्लड बैंक बनाने की कवायद जारी थी, लेकिन अब से ये ब्लड बैंक गांधी शताब्दी के शिफ्ट होकर जिला अस्पताल में बनने के लिए प्रस्तावित हो गया है। इस पर जानकारी देते हुए देहरादून की सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि ब्लड बैंक का प्रस्ताव गांधी शताब्दी अस्पताल को ही भेजा गया था, लेकिन वो अस्पताल एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है तो उसकी जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम नहीं है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस पर आपत्ति लगाई है। हमने ये प्रपोजल गांधी शताब्दी हॉस्पिटल का भेजा हुआ था, लेकिन क्योंकि गांधी शताब्दी हॉस्पिटल एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है तो उसमें जो जमीन है स्वास्थ्य विभाग के नाम ना होने के कारण इसमें भारत सरकार के स्तर से एक आपत्ति लगाई गई है। इसलिए अब इसको कोरोनेशन हॉस्पिटल में ही जगह उपलब्धता के अनुसार बनाने के लिए इसमें आगे चर्चा की जा रही है। तो आज ही मेरे द्वारा वहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से इस संबंध में वार्तालाप किया गया था और वहाँ पे जगह की उपलब्धता उनके द्वारा बताई गई है। तो कार्यदायी संस्था नामित करने के लिए उनके द्वारा आज ही माननीय निदेशालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया। तो जैसे ही शासन स्तर से इसमें कार्यदायी संस्था नामित होती है, इसका विस्तृत आकलन तैयार करके बजट की डिमांड पे माननीय निदेशालय स्तर से की जाएगी। यमुना नदी का जल हर जगह प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकली थी? आज हम आपको इसके बारे में, इसके अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास।
यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो चार धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से चार धाम की यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री की बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देवी की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार बनाया। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है। इसीलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खोले जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगता रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए चार धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। फिलहाल बुलेटिन में केवल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।